हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय जीएसटी हब। होप आपने जीएसटी रिफंड पार्ट 1 की वीडियो देखी होगी। जीएसटी रिफंड पार्ट 1 में हमने 3 टॉपिक कवर किए थे कि रिफंड क्या होता है, व्हाट इज़ रिफंड, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफंड एंड व्हाई रिफंड इज़ ग्रांटेड टू एक्सपोर्टर्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम और आगे इसके आगे के पार्ट्स कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरी देखना एंड तक, काफ़ी इन्फो मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रिफंड? सो रिफंड अप्लाई करने के लिए कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए, राइट? यू एग्री विथ मी? अच्छा, मैं यहाँ पर दो पार्ट प्ले करूंगा। वन इज फ्रॉम टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड वन इज फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. So normally people say that you have a bank account with the government in the form of electronic cash ledger and electronic credit ledger. नॉर्मली बैंक अकाउंट के बेसिक फंक्शन होते हैं विड्रॉवल एंड डिपॉजिट. सो यू कैन एज यू वांट यू कैन डिपॉजिट द मनी एंड एज यू विश यू कैन विड्रॉ दैट मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. तो जीएस लोग ये भी बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है और क्रेडिट लेजर है वो आपके बैंक अकाउंट की तरह है. तो आपको कैश आपके बैंक से निकलना है तो आप एटीएम विजिट कर सकते हो, बैंक चले जाओगे या यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर दोगे तो ऑन द क्लिक ऑफ द बटन वो इजीली ट्रांजेक्शन हो जाता है. बट आपको लगता है जीएसटी रिफंड इतना ईजी होगा, गवर्नमेंट से पैसा लेना इतने ईजी है? तो फ्रेंड नहीं, ये बैंक अकाउंट की तरह नहीं है. आई डोंट एग्री विद दोज पीपल हु से दैट यू हैव अ बैंक अकाउंट विद जीएसटी डिपार्टमेंट. सो वी वर डिस्कसिंग कि कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए रिफंड अप्लाई करने के लिए. सो एज अ टैक्स पेयर जब ये मेरा ही पैसा है तो क्यों टाइम लिमिट हो? मैं जब चाहूँ ये रिफंड ले सकता हूँ गवर्नमेंट से. बट वाइल स्पीकिंग फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बॉस, रिफंड एप्लीकेशन के लिए तो टाइम होना चाहिए, वरना तुम कभी भी उठ के आओगे रिफंड लोगे और ऑफिसर्स के ऊपर काफ़ी बर्डन रहता है काम का. सो डिपार्टमेंट से अगर रिफंड लेना है तो आपको ऑन टाइम रिफंड एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, तभी आपको रिफंड देंगे. सो हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो देर इज अ टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रिफंड. तो वो देखते हैं वो टाइम लिमिट क्या है. सो Section 54 subsection 1 says that any person claiming refund of any tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid by him may make an application before the expiry of 2 years from the relevant date. So these 2 points are important: 2 years and from the relevant date, in such form and manner as may be prescribed. So ये पता चला कि 2 साल के अंदर एप्लीकेशन करना है, बट ये 2 साल स्टार्ट कहाँ से होगा, वो कहाँ से पता चलेगा? तो सो दिस सेक्शन सेज दैट 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, रेलेवेंट डेट है क्या? रेलेवेंट डेट तो कुछ भी हो सकता है. तो या तो इनवॉइस डेट हो सकता है, या एक्सपोर्ट रियलाइजेशन डेट हो सकता है, या आपने जब सर्विस या गुड्स एक्सपोर्ट किया है तब हो सकता है. तो रेलेवेंट डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग कि रिफंड एप्लीकेशन टाइम पर हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो ये रेलिवेंट डेट को एक्सप्लेन किया है सेक्शन 54 के सेकेंड एक्सप्लेनेशन में. विल जंप ऑन एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 54. व्हाट इज रेलिवेंट डेट? फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है. ये स्लाइड में अगर आपको ये स्लाइड समझ गया तो आपको पता रहेगा कि आपका रिफंड एप्लीकेशन ऑन टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आपका एप्लीकेशन टाइम पर हो गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये अच्छे से देखना. मैं ये स्लाइड पे काफ़ी टाइम दूंगा तो ये स्लाइड थोड़ा लंबा हो जाएगा. सो प्लीज़ आप ये पूरा वीडियो देखिए और ये समझिए ये रेलिवेंट डेट होता क्या है. So section 54 explanation 2 says that relevant date means in case of goods exported out of India. So अगर गुड्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो टाइप्स है और उसके फिर रेलिवेंट डेट डिफाइन किए हुए हैं. अगर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया तो उसमें 2 पार्ट है. इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय सी और एयर, आप सी और एयर से भेज रहे हो तो द डेट ऑन विच द शिप और एयरक्राफ्ट इन विच सच गुड्स आर लोडेड लीव्स इंडिया. जब वो शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया बाहर चले जाएंगे, दैट डेट विल बी योर रेलिवेंट डेट फॉर मेकिंग रिफंड एप्लीकेशन. तो आपको 2 साल ये डेट से काउंट करना है जब वो शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया छोड़ चुके होंगे. अगर आपका गुड्स लैंड से जा रहा है, लैंड बॉर्डर से जा रहा है, तो वो जब फ्रंटियर पास कर देगा, दैट डेट विल बी योर रेलिवेंट डेट. सो आपको 2 years ये डेट से काउंट करना है कि आपका रिफंड एप्लीकेशन कब टाइम पर होगा. अच्छा, गुड्स पोस्ट से भी जाते हैं, तो अगर पोस्ट से जाते हैं तो डेट ऑफ डिस्पैच वुड बी योर रेलिवेंट डेट बाय द पोस्ट ऑफिस. ये हो गया गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया वाला केस. बी वाले पार्ट में है, इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम एक्सपोर्ट. अगर डीम एक्सपोर्ट हो रहा है
सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डीम एक्सपोर्ट क्या था। डीम एक्सपोर्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आप देखोगे टेक्निकली इंडिया में ही लोकेटेड रहती है, तो वो कोई इंडिया के बाहर नहीं जाता है, गुड्स या सर्विसेज बाहर नहीं जाता है। सो ये केस में योर रेलिवेंट डेट वुड बी द डेट ऑन विच द रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड। तो आप जब रिटर्न फाइल करोगे दैट डेट वुड बी योर रेलिवेंट डेट फॉर अ डीम एक्सपोर्ट। सी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। In the case of services exported out of India, where a refund of tax paid is available in respect of services themselves, as the case may be, the imports and import services used in such services, the date. इसमें दो पार्ट है। सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अब आपको पता ही होगा जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक्सपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सो ये जो सी पॉइंट है, दिस इज रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वेयर टैक्स इज पेड। तो यहाँ पर ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स है। अगर आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई है प्रायर टू रिसीट ऑफ योर कंसिडरेशन, तो ये केस के अंदर द डेट रेलिवेंट डेट वुड बी योर डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच पेमेंट। सो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि आपने सर्विस प्रोवाइड किया, फिर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपको पैसा आया। सो ये केस में पैसा आपको बाद में आया। सो इन दिस केस द डेट ऑफ रिसीट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वुड बी योर रेलिवेंट डेट। अब ऑपोजिट केस भी हो सकता है, आपको पैसा एडवांस में आ गया होगा बट सर्विस आप बाद में देने वाले हो। सो ये केस में explanation 2 to section 54 says that the date of issue of invoice would be the relevant date। अगर आपको पैसा एडवांस में मिल गया और आपने सर्विस बाद में प्रोवाइड की है, तो वो केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वुड बी रेलिवेंट डेट। कमिंग टू डी पार्ट, अगर आपका कोई केस अपेलेट अथॉरिटी में गया था, सो और फ्यूचर में जाके आपको फेवरेबल ऑर्डर आता है आपके फेवर में, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सच अपेलेट अथॉरिटी वुड बी योर रेलिवेंट डेट टू अप्लाई फॉर रिफंड। ई पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट का अगर रिफंड अप्लाई करते हो, तो वो केस में रेलिवेंट डेट वुड बी द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड अराइजेस। सो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का एप्लीकेशन आप कर रहे हो, और तो इसका रेलिवेंट डेट क्या होगी? सो इसका रेलिवेंट डेट होगी 31 मार्च 2018। और आपको जैसे पता है टाइम लिमिट फॉर मेकिंग रिफंड एप्लीकेशन इज 2 years फ्रॉम रेलिवेंट डेट। सो आपको मार्च 2018 से 2 years काउंट करना है, दैट इज मार्च 2019 एंड मार्च 2020। तो आपको मार्च 2020 से पहले रिफंड एप्लीकेशन कर लेना है। सो जिसने अभी रिफंड एप्लीकेशन नहीं किया है, ये मार्च लास्ट वीक चल रहा है, अगर आपका केस इसमें फॉलो होता है, प्लीज मेक अ रिफंड एप्लीकेशन और रिफंड ले लो। एफ पॉइंट, इन द केस वेयर टैक्स इज पेड प्रोविजनली, जैसे हमने टाइप्स ऑफ रिफंड में देखा था व्हाट इज द प्रोविजनल असेसमेंट। सो अगर आपने टैक्स प्रोविजनली पे कर दिया है और फ्यूचर में जाके फाइनल असेसमेंट हुआ, तो आपको पता चला कि रेट कुछ कम था, आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, तो द डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट वुड बी योर रेलिवेंट डेट फॉर मेकिंग रिफंड एप्लीकेशन। जी पॉइंट, इन द केस ऑफ पर्सन अदर देन द सप्लायर, अगर सप्लायर रिफंड क्लेम नहीं कर रहा है तो एक रेसिपिएंट कर रहा है अगर, तो द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज वुड बी रेलिवेंट डेट फॉर मेकिंग रिफंड एप्लीकेशन। लास्ट पॉइंट, एच पॉइंट, इन एनी अदर केस, अगर कोई इसमें फिट नहीं हो रहा है, कोई अदर केस है, तो द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वुड बी रेलिवेंट डेट। फ्रेंड्स समझा? ये स्लाइड्स पे अपन ने काफ़ी टाइम दे दिया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। रिफंड क्लेम करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिफंड एप्लीकेशन टाइम पर कब हो रहा है। सो इसलिए मैंने जानबूझ के इसके ऊपर काफ़ी टाइम दिया है कि आपको एक एक क्लॉज समझ में आ जाए। नाउ विल बी मूविंग टू हु कैन मेक अ रिफंड एप्लीकेशन और हु शुड फाइल रिफंड एप्लीकेशन। सो कमिंग टू फर्स्ट पार्ट, if it is a deemed export, then either recipient or supplier are allowed to file refund application, right? तो यहाँ पर दोनों कर सकते हैं, सप्लायर भी रिफंड एप्लीकेशन कर सकता है एंड रेसिपिएंट भी कर सकता है। अगर सप्लायर रिफंड एप्लीकेशन कर रहा है तो उसको रेसिपिएंट से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि जो इनवॉइस के ऊपर आईटीसी है वो उसने अवेल नहीं किया हो, वरना अगर वो अवेल कर लेगा रेसिपिएंट तो यहाँ पर डबल बेनिफिट चले जाएगा, वन टू रेसिपिएंट एंड अदर टू सप्लायर, एंड गवर्नमेंट का यहाँ पर रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। सो टू कर्ब ऑल दिस थिंग, सप्लायर हैज टू टेक अंडरटेकिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट। So it is given in third proviso to rule 89 subsection 1.
दो पार्ट, if the supply is made to SEZ unit, so there are two parts, supply of goods and supply of services. गुड्स सप्लाई हो रहा है तो सप्लायर कैन मेक अ रिफंड एप्लीकेशन प्रोवाइडेड ही शुड टेक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम एससीजी यूनिट दैट सच गुड्स आर यूज्ड फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन। पहले आपको पता होगा सर्विस टैक्स में फॉर्म E1 का सेप्ट था जो कि जीएसटी में निकाल दिया है, तो यहाँ पर सप्लायर की ये ड्यूटी बनती है कि वो एससीजी यूनिट से एक डिक्लेरेशन ले कि जो वो गुड्स दे रहा है दैट गुड्स विल बी यूज्ड फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। सिमिलर केस अगर सर्विस सप्लाई कर रहा है तो सप्लायर को वापस से एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम एससीजी दैट सच सर्विसेज आर यूज्ड फॉर ऑपरेशन, राइट। तो दोनों में आपको डिक्लेरेशन लेना ही है। सो हमने यहाँ पर देखा कि सप्लायर रिफंड एप्लीकेशन करना है। अब लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन आया है, उसके अंदर मेंशन कर दिया है कि रेसिपिएंट कैन आल्सो अप्लाई फॉर रिफंड। तो अभी रेसिपिएंट भी यहाँ पर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रेसिपिएंट होंगे एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर, राइट। कमिंग टू थर्ड पार्ट, रिफंड इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो वो केस में कौन रिफंड एप्लीकेशन करेगा? In case of refund of IGST paid on goods exported out of India, there is no need to file a separate refund claim in refund application form RFD 01 since the shipping bill filed by the exporter is itself treated as a refund claim. So फ्रेंड्स ये बेस्ट पार्ट है, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको रिफंड एप्लीकेशन करना ही नहीं है। आप जैसे गुड्स एक्सपोर्ट करोगे तो कस्टम का जो सॉफ्टवेयर आइसगेट दैट विल चेक योर GSTR 1 एंड GSTR 3B फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ और वो कंपेयर करेगा। अगर सब वैल्यूज प्रॉपर है, सब कुछ डिटेल्स प्रॉपर दी गई है तो ऑटोमेटिकली रिफंड वहाँ से आइसगेट से प्रोसेस हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको रिफंड एप्लीकेशन करना ही नहीं है। तो जो एक्सपोर्ट करते हैं सो उनके लिए तो आई रिकमेंड कि आप एक्सपोर्ट विद पेमेंट में ही चले जाओ, आपको इजीली यहाँ से रिफंड मिलेगा। अभी थोड़ा रिफंड आने में टाइम लग रहा है बट ये जब इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा तो रिफंड काफ़ी जल्दी आ जाएगा। लास्ट केस रिफंड इन जनरल केसेस। अगर वो 3 केसेस में जो मैंने पहले डिस्कस किया, supplies regarded as deemed export, supplies to SEZ units, a refund in case of goods exported। अगर जो 3 केसेस हमने डिस्कस किए, who should file refund application, अगर उसमें हमारा केस नहीं बैठ रहा है तो हम जनरल केसेस में चेक करेंगे। So in this case, any person except the persons covered under notification issued under section 55 claiming refund of any tax, interest, penalty, fees or any other amount paid by him other than refund of integrated tax paid on goods exported out of India। ये पॉइंट यहाँ पर कंसिडर हुआ है सेपरेटली क्योंकि यहाँ पर रिफंड एप्लीकेशन करना ही नहीं है, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया है। मे फाइल एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म RFD 01 थ्रू द कॉमन पोर्टल। सो दिस इज गिवन अंडर रूल 89 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST रूल। तो हमें पता चला कौन रिफंड एप्लीकेशन कर सकता है। फ्रेंड्स मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट आपको काफ़ी इन्फो मिली होगी GST रिफंड के रिलेटेड कि रिफंड कब अप्लाई करना है, रेलिवेंट डेट क्या है, आपका रिफंड एप्लीकेशन कब टाइम पर हो जाएगा एंड कौन रिफंड एप्लीकेशन कर सकता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।